हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं शमसे स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं 12th का साइकोलॉजी मनोविज्ञान। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 12th का भी लेकर आए, 11th 12th का। तो दोस्तों आज 12th का लेकर आया हूं, जो कि है मनोविज्ञान चैप्टर 1 लेकर आया हूं। दोस्तों मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको चर्चा करने से पहले उसके खानदान के बारे में जान लेते हैं, उसके पिता के बारे में जान लेते हैं, उसे पैदा करने वाले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मनोविज्ञान के जो पिता को माना जाता है वो है विल्हेम मैक्स विलियम वुंड। समझ गए दोस्तों, विल्हेम मैक्स विलियम वुंड ये 16 अगस्त 1832 को पैदा हुए और 31 अगस्त 1920 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये पूरा 88 साल जिए। कितने साल जिए? 88 साल जिए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अपना शुरू करता हूं क्वेश्चन आंसर। तो मेरा पहला चैप्टर है दोस्तों मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों के विभिन्नताएं। तो इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण और उसके परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि के स्वरूप को बिल्कुल विभिन्न ढंग से समझा जाता है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने के लिए योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने का योग्यता के रूप में परिभाषित किया। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। वेसलर जिनका बनाया गया था बुद्धि परीक्षण बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ने बुद्धि के उसके कार्यात्मक के रूप में समझा अर्थात उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने से बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। दोस्तों इसका साफ सुथरा कहना है कि इंसान की बुद्धि यानी सोचने की क्षमता, बात करने का तरीका, बात करने का जो उसके अंदर गुण होता है, वही क्या करता है, मनोविज्ञान को परिभाषित करता है। कहता है कि अच्छा ये जो बंदा है इसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं, कोई स्टूडेंट है और सारे टीचर हैं, आपस में बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसा कहते नहीं, इसका जो मनोवैज्ञानिक लक्षण है बहुत अच्छा है। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, किस सीमा तक हमारी बुद्धि आनुवंशिकता प्रकृति और पर्यावरण पोषण का परिणाम है, विवेचना कीजिए। तो मैं बता दूं, बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वां तथा दत्तक या बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होता है। साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वां बच्चों का बुद्धि 0.19 संबंध पाया गया है और बाल्यावस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वां बच्चों की बौद्धिक व्यक्तित्व का व्यवहारपक यानी व्यवहार करना विशेषताओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। दोनों का एक दूसरे के साथ, जैसे आप जुड़वा फिल्म देखे होंगे, एक को चोट लगता था दूसरा को दर्द होता था, ऐसा ही दोस्तों ये सही माना गया। उसमें अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहसंबंध है और साथ साथ पाले गए भ्रातृ जुड़वा बच्चों को बुद्धि में लगभग 0.60 संबंध है। साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में लगभग 0.50 संबंध है तथा अलग अलग पाले गए सहोदरों में बुद्धि में 0.25 संबंध पाया गया है। इस संबंध में अन्य परिणाम दत्तक बच्चों के उन अध्ययन से प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पाया गया है कि बच्चे बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। तो बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बौद्धिक के स्तर के निकट पहुंच जाता है और सुविधा धाचित परिस्थितियों में वाले घरों में जिन बच्चों का उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है, उनकी बुद्धि
प्राप्तांकों में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। इस बात का परिणाम है कि पर्यावरण वजन बुद्धि के विकास को घटा देता है। जब प्रचुर में स्मृति पोषण, अच्छी पर्यावरणिक पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में कर देता है। और सामान्यता सभी मनोवैज्ञानिकों की इस तथ्य पर सहमति है कि बुद्धि आनुवंशिकता, प्रकृति तथा पर्यावरण पोषण की जटिल अतः क्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं तय हो जाती है और बुद्धि का विकास उस परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध अवलंबों और अवसरों द्वारा निर्धारित होता है। इसी तरह मेरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि गार्डनर द्वारा पहचान की गई बहुबुद्धिजीवी सर्वेक्षण में व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि गार्डनर के बहुबुद्धिजीवी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार बुद्धि एक तत्व है। क्या है? तत्व नहीं है, बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, यानी हर एक सोच जो होता है वो अलग अलग रह के अपना कार्य करता है। इसी तरह मेरा दोस्त, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो वो अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता है कि उस व्यक्ति में किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंत क्रिया करते हुए साथ कार्य करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार बुद्धियों आपस में क्या करती है? कार्य करती है साथ रहने के, और असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों के आधार पर गार्डनर ने बुद्धियों को 8 प्रकार में विभिन्न किया है, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं। भाषागत लिया गया है, और तार्किक गणितीय लिया गया है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, और देशिक लिया गया है दोस्तों, मैं बता दूं। और उसके बाद एक चौथा हो गया दोस्तों संगीतात्मक, म्यूजिकल, यानी एक और शारीरिक गति संवेद बोडली का है दोस्तों। और छठा है मेरा दोस्तों अंतर्वैयक्तिक, है ना, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। 7वां है अंतर्वैयक्तिक, है ना, और एक तो है प्रकृतिवादी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी तरह मेरा दोस्तों है, किस प्रकार चित्राप्य सिद्धांत बुद्धि को समझाने में हमारी सहायता करती है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लीजिए दोस्तों। और इसी तरह मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वैदिक क्रिया 3 तंत्रीय तंत्रों स्वतंत्र कार्यों में सम्मिलित करती है। पास मॉडल के संदर्भ में उस कथन का व्याख्या कीजिए। दोस्तों एकदम ये जो जेपी दास, जैन और नालगिरी तथा क्रिबिन ने विकसित किया था वही है दोस्तों, याद रहे। अगर आप बुक देखे होंगे तो दोस्तों आपको याद आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, लंबा है, अगर बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या बुद्धि के संप्रतिकरण में कुछ संस्कृति विभिन्नताएं होती है? हाँ बिल्कुल होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप लोग को, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं इसका दोस्तों, बिल्कुल फ्री में दोस्तों, कोई पैसा नहीं देना होगा इसके लिए आपको, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल सकता है दोस्तों। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, ले लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ हुआ समाप्त दोस्तों। आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और हाँ, अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।